बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू जो है हमारा डायबिटीज़ शुगर के हवाले से। तिब्ब कदीम को तो हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके, नज़रिए को भी कर चुके। आज थोड़ा सा हम जदीद को सामने रख के करते हैं बात। जो जदीद एलोपैथिक है वो बेसिकली शुगर को दो कैटेगरी में डिवाइड करती है, एक प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी। प्राइमरी को भी फिर वो आगे दो हिस्सों में तकसीम करती है, एक को वो टाइप 1 कहती है, एक को वो टाइप 2 कहती है। उसकी वजूहात क्या है वो मैं आगे बयान करूँगा। जो सेकेंडरी है उसको भी वो आगे ए और बी में डिवाइड करती है। ए को वो कहती है कि जो ख़ास तौर पर पैनक्रियास में सोजिश आ जाए, पैनक्रियास में रसोली बन जाए, पैनक्रियास का कैंसर हो जाए या पैनक्रियास को निकाल लिया जाए या आपके जिस्म में आयरन की मिकदार बढ़ जाए, ये सेकेंडरी के अंदर ए में आ जाएगा। फिर इसी को सेकेंडरी के अंदर वो बी में बयान करते हैं। जिन जिन वजूहात से शुगर हो सकती है ये मैं वो बता रहा हूँ आपको। बी के अंदर वो बयान करते हैं सबसे पहले थायरोटॉक्सिकोसिस, यानी जिसमें आपका थायराइड का T3 T4 हार्मोन बढ़ जाता है, यानी उसको हम गर्मी खुश्की के हार्मोन जो है ना उसमें बढ़ जाते हैं अमूमन। उसकी वजह से भी शुगर रेज़ हो सकती है। प्रेगनेंसी में शुगर बढ़ सकती है। कुशिंग सिंड्रोम में शुगर बढ़ सकती है। अब कुशिंग सिंड्रोम क्या है? कुशिंग सिंड्रोम जब आपका गुर्दे का कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, तो बॉडी जो है आपकी बॉडी में शुगर लेवल को बढ़ा देती है। ठीक है। उसके आगे आपका जो हार्मोन ग्रोथ हार्मोन है, जब ग्रोथ हार्मोन बॉडी में बढ़ जाता है तब भी आपकी शुगर बढ़ जाती है। जब एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर जब आपके ट्यूमर आ जाता है तब भी आपकी शुगर बढ़ जाती है। तो ये आपकी कितनी सारी कैटेगरीज बन गई। अब आपने ये देखना है कि जब पेशेंट आया है तो उसमें ये सब चीज़ें हैं कि कोई कुशिंग सिंड्रोम क्या है। कुशिंग सिंड्रोम की मैं आपको एक बंदे की पहचान बता देता हूँ। बंदा आएगा सामने, उसका चेहरा गोल होगा जैसे कि चांद का चेहरा होता है, भरा हुआ होगा, पेट पे चर्बी होगी, थोड़ा सा कुब निकला होगा। ठीक है, ये चर्बी होती है, फैट होती है। कुशिंग सिंड्रोम के पेशेंट होते हैं, इन लोगों का कोर्टिसोल लेवल ज़्यादा होता है। कोर्टिसोल जब बढ़ता है बॉडी में तो वो शुगर में से क्या करता है, प्रोटीन को, फैट को तोड़ के शुगर में कन्वर्ट कर देता है। अभी मैं 1 और 2 पे नहीं आया, अभी मैं आपको वो इंसुलिन एंटागोनिस्टिक जो है, जो शुगर को नीचे करने वाले जो चीज़ें हैं उसका मैं बता रहा हूँ आपको कि ये चीज़ें भी आपको शुगर को बढ़ा के इंसुलिन को नीचे कर सकती हैं। तो इनको भी आपने मद्देनज़र रखना है। इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं? इसमें आपको पॉलीयूरिया होगा, पेशाब ज़्यादा आना, पॉलीफीजिया होगा, भूख ज़्यादा लगना, और आपको पॉलीडिप्सिया होगा, आपको प्यास ज़्यादा लगना। पेशाब ज़्यादा आना, भूख ज़्यादा लगना, प्यास ज़्यादा लगना, ये 3 अलामतें बेसिक होती हैं शुगर के पेशेंट के अंदर। फिर इसके अंदर आपको जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं उसको हम देखते हैं। कॉम्प्लिकेशन कौन सी किस्म की होती हैं? कॉम्प्लिकेशन भी 2 किस्म की हैं जो मरीज़ के साथ होती हैं, एक एक्यूट है, एक क्रॉनिक है। एक्यूट के अंदर भी आपको 2 चीज़ें मिलती हैं। जब एक्यूट पेशेंट जो होते हैं उनको 2 हालतें हो सकती हैं। एक तो कीटो एसिडोसिस हो सकता है। ठीक है। कीटो एसिडोसिस क्या होता है कि जब आपके पास पेशेंट अक्सर आता है तो वो बेहोशी की आलम में होगा, मदहोश हुआ होगा, दिल की धड़कन तेज़ होगी, तो वो कीटो एसिडोसिस का पेशेंट हो सकता है। ठीक है। अब होता क्या है कि जब शुगर आपके खुलिये में नहीं जा पाती, ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है कि खुलिये जो आपकी जो फ़ैट होते हैं ना उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं। जो तोड़ना शुरू कर देते हैं तो फिर बॉडी जो है ना आपकी उस टाइम पे फिर बदहोशी की तरफ चली जाती है, यानी कोमा की तरफ चली जाती है। तो इसको हम कहते हैं कीटो एसिडोसिस। ये आपकी एक्यूट कंडीशन में, कॉम्प्लिकेशन में आ सकता है। ये होता है टाइप 1 के अंदर, ये याद रखिएगा। दूसरी चीज़ है टाइप 2 में। टाइप 2 में भी ये चीज़ सेम सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन उसमें आपका तेज़ाब नहीं बढ़ता, वो नॉन कीटो एसिडोसिस वाला मामला होता है। ठीक है। उसमें पेशाब ज़्यादा आएगा, प्यास ज़्यादा लगेगी, दिल की धड़कन तेज़ होगी, कोमा में जा सकते हैं, ये सब चीज़ें होंगी। वो आपकी तफरीक आपने करनी है कि इसमें तेज़ाब बढ़ गया या आपका नहीं बढ़ा। वो टाइप 2 टाइप 1 में डिवाइड हो जाएगा। फिर आगे जाके उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है जो पुरानी हो जाती हैं उसमें भी आपको जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की 2 कैटेगरीज मिलती हैं। एक को कहते हैं आप माइक्रोवेस्कुलर, एक को मैक्रोवेस्कुलर।
माइक्रोवेस्कुलर जो डिजीज़ होती हैं बेसिकली शुगर के अंदर, उसमें 3 बीमारियां आती हैं आपकी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक रेटाइनोपैथी। ठीक है, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, रेटाइनोपैथी, ये बारीक जो शरीयानें होती हैं उनके अंदर जब शुगर ज़्यादा असरअंदाज होकर उनको डैमेज करती है, आपकी आँख की बिनाई चली जाती है, आपके गुर्दा जो है स्टार्टिंग के अंदर प्रोटीन यूरिया खारिज करता है, बाद में उसके जो छानने वाले फ़िल्टर्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो फिर वो आपका क्रिएटिनिन यूरिया भी बॉडी में बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका न्यूरोपैथी होती है डायबिटिक, उसमें क्या होगी, आपके हाथ में नमनेस आ जाएगी, हाथों में सुइयाँ चुभनी शुरू हो जाएंगी, एहसासात आपके जो है ना वो उसमें ख़राबी पैदा हो जाती है। रेटाइनोपैथी में आपको या तो ब्लर नज़र आएगा या आपकी बिनाई ऐसा 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 डैमेज हो जाएगी या काला दाला बन जाएगा। ये आपकी आ गई माइक्रोवेस्कुलर डिजीज़ के अंदर। जो कॉम्प्लिकेशन क्रॉनिक्स हैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसमें जो मैक्रो है, मैक्रो के अंदर आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कोरोनरी आर्टरीज़ का आपको प्रॉब्लम हो सकता है, उसमें ब्लॉकेज आ सकती है। ब्लॉकेज कैसे आ सकती है, जब शुगर आपकी बहुत ज़्यादा एक अरसे से दराज से आपके ब्लड वेसल्स के अंदर रहती है ना, तो आपकी जो झिल्लियाँ होती है ना उसको डैमेज करती है। जब डैमेज होती है, जैसे एक पाइप है, पाइप को जब वो जगह जगह से डैमेज हो जाता है तो जो कचरा है ना वो साइडों पे जमना होना शुरू हो जाता है, तो उसमें देखते हो कि काला काला अक्सर पानी के पैपों में जमा हो जाता है, वही चीज़ ऐसे हो जाती है यहाँ पर भी। ठीक है, ये कोरोनरी आर्टरीज़ की बात कर रहा हूँ, दिल की जो छोटी आर्टरीज़ होती हैं। इसी तरीके से पेरिफेरल आर्टरीज़ होती हैं, अक्सर लोगों की जो टांगें हैं उसमें ब्लड फ्लो नहीं जाता, वहाँ पर भी फैट इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और एक है सेरिब्रो वेस्कुलर जो है ना डायबिटीज़ होती है, उससे आपको फालिज हो सकता है। ये कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं क्रॉनिक के अंदर, मैक्रो वेस्कुलर डिजीज़ के अंदर। माइक्रो को मैंने पहले बयान किया, उसमें रेटाइनोपैथी आ रहा है, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी। मैक्रो के अंदर जो बड़ी शरीयानें हैं उसमें जो डैमेजेस होती हैं उसमें आपके सेरिब्रो वेस्कुलर डिजीज़ आ जाएंगी, आपको फालिज हो सकता है, दिल का मसला हो सकता है, और पेरिफेरल आपको डिजीज़ हो सकती है। अब इसमें टाइप 1 और टाइप 2, इसमें और भी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, दीगर कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। मिसाल के तौर पे स्किन के प्रॉब्लम आ जाते हैं, इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बॉडी के अंदर ब्लैक निशानात आ जाते हैं, ये टांगें आपकी पतली हो जाती हैं। ठीक है, आपको नमूनिया हो सकता है, आपको ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। ये सारे प्रॉब्लम्स आपको एक शुगर वाले पेशेंट को होते हैं। ये जितनी भी बीमारियों के नाम मैंने लिए हैं या मसाइल के नाम लिए हैं, इनके पीछे शुगर होती है, ये याद रखिएगा। इसको आपने याद रखना है, इन चीज़ों को, इन बातों को याद रखना है, ज़हन में बिठा लें कि जब भी इन चीज़ों के पेशेंट आप आएँ तो उसकी शुगर लाजमी चेक कराएं। शुगर को कंट्रोल करें तो उसके मसाइल हल हो सकते हैं काफ़ी हद तक। फिर इसको अगर हम कैटेगराइज़ करें 2 हिस्सों में, टाइप 1 के अंदर ये होती है 30 साल से पहले वाले लोग, 30 साल से कम उम्र लोग होती है, और जो टाइप 2 है ये 40 साल से ऊपर लोगों को होती है। टाइप 1 जो है ये स्मार्ट स्लिम लोगों को होती है। टाइप 2 है ये ज़रा मोटे भरवे जिस्म को होती है। टाइप 2 है ये विरासती तौर पे भी चलती भी आ सकती है जेनेटिकली। जो टाइप 1 है वो जेनेटिकली नहीं होती है। ठीक है, अब इसके अंदर मज़ीद और भी कैटेगरीज़ हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो जहन से निकल जाती हैं। मेरा ख्याल इतना ही काफ़ी है जितना मैंने बता दिया है। वक्त की किल्लत भी है, मेरी एज अल्हम्दुलिल्लाह बताऊंगा बाद में। हाँ जी, 40 से ऊपर है। तो बाकी कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं, वरना मैं चलूँ। ठीक है सर, इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम। इलाज इसके मुख्तलिफ हैं। देखें ना, मैंने आपको बताया कि आपके मुख्तलिफ बीमारियाँ किस किस वजहात से हो सकती है। अब कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। अब ये अमेज़न एक जंगल है अमेरिका का, ठीक है, वहाँ पर गोरे गए, वहाँ पे रिसर्च किया। जो बद्दू हैं, ना तो वो फास्ट फूड खाते हैं, ना वो चीनी खाते हैं, ना वो बर्गर शवारमा बेकरी आइटम कोई चीज़ नहीं खाते, उन लोगों में बहुत ज़्यादा शुगर पाएगी। अब वो क्यों पाएगी, पता ये लगा जी कि उनका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है उस स्ट्रेस की वजह से, डर खौफ की वजह से कि जानवर वगैरह हमला ना कर दें। जब आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी शुगर बूस्ट होगी, क्योंकि स्ट्रेस लेवल, कॉर्टिसोल लेवल तब भी बढ़ता है जब आपने किसी से मुकाबला करना होता है, किस चीज़ से। इस टाइम ज़्यादातर लोग स्ट्रेस में ही ज़्यादा फंसे हुए हैं, तो इस वक्त जो है ना उनकी शुगर हाई रहना भी मजबूरी है, ब्लड प्रेशर हाई रहना भी मजबूरी है, लेकिन आपने उसको लेवल करना है। सिम्टम्स के वाले बहुत सारी वजूहत की वजह से शुगर बढ़ सकती है, जैसे कि हम कहते हैं अलामत है, ठीक है ना।
ये अलामत है। अब अलामत के पीछे असल वजह ढूंढनी है। जो पेशेंट आएगा वो अलग अलग मर्ज़ कैरी करके आएगा, आपको उसके हिसाब से ढूंढना पड़ेगा, उसको आप ठीक करें, इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाए। नुस्खे तो बेशुमार हैं, आपको शुगर के मिल जाएंगे। खाली शुगर को कम करने के लिए ब्लड वेसल से भी शुगर हो जाएंगे। तिब्बे कदीम ने तो 2 कैटेगरियाँ सीधी सीधी बयान की हैं, एक सर्दी से, एक गर्मी से। सर्दी की अलामतें अलग बता दी, स्टार्टिंग जो होती है वो गर्मी से ही होती है। टाइप 2 वाली ज़्यादातर इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है? वो आपके खुलिये में इंसुलिन जो है ना वो जा नहीं पाती, वो उसका हुक्म नहीं मानती, तो ये बस वो रुकावट पैदा हो जाती है। तो फिर वो शुगर रहती है। स्टार्टिंग में आपका लबलबा जो है ना इंसुलिन को बढ़ाता रहता है, काम करता है ज़रा तगड़ा। जब वो थक जाता है तो फिर वो फारग हो जाता है। वो उसका जो बीटा सेल होते हैं ना वो फिर कम इंसुलिन बनाते हैं। और टाइप 1 के अंदर तो ऑटोइम्यून डिजीज़ है, वो तो ऑटोमेटिकली बीटा सेल्स उसके काम ही नहीं करते लबलबे के। तो ये एक मुख्तसर सी हिस्ट्री है, इसको मज़ीद रिसर्च करने की, गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। और सिर्फ आप तिब के वाले से आप इलाज करना चाहें तो मोस्ट वेलकम करें, कैफियत को मद्देनज़र रख के करें, वो भी अच्छी चीज़ है। लेकिन वो सिम्टमेटिकली चलता रहेगा मामला। असल वजह को ढूंढना, उसका इल्म होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए मुताले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। जी जी तिब्बी लिहाज से सबसे पहले देखें, एक लड़की है, क्या है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है। वो कौन करता है? जिगर करता है। वो ग्लाइकोजन जो है ना वो ऐसी खूबसूरत दोशीज़ा है जिसको हर गुंडे ने छेड़ना है जाके। ये कोर्टिसोल गुंडे हैं, ये सारे ग्रोथ हार्मोन सारे गुंडे हैं, वो जाके छेड़ते हैं जिगर को, कहते हैं कि भाई तू शुगर बना ज़्यादा से ज़्यादा। आपने कोई भी मर्ज़ है, हाँ जी हाँ जी हाँ, वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी हो जाते हैं। वो कोलेस्ट्रॉल बेसिकली कोलेस्ट्रॉल ही की डिपॉजिटेशन होती है। हाँ जी, फिर भी आपको मैं आज यही की बात करूँगा कि आपको उसको जिगर की इस्लाह करनी है। जिगर का बहुत बड़ा फंक्शन है बॉडी के अंदर। बेशुमार बीमारियों की जो इब्तदा है या मुब्दा है ना वो जिगर होता है। आपने ढूंढना मर्ज़ जिगर के अंदर ही है, चाहे वो दिमाग का है या दिल का है, आना आपको जिगर भी पड़ेगा, ये याद रखिएगा। बुनियाद है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म का सारा अमल जिगर के पास है, उसका डाइजेशन का सारा सिस्टम जिगर के पास है। जितनी खराबियां बनाना, तोड़ना, जोड़ना, हर किस्म का मटेरियल सारा उसी के पास है। उसको आपने मद्देनज़र रखना ही रखना है। उसके लिए एक अच्छा और बेहतरीन नुस्खा दोनों चीज़ों का बता देता हूँ। चलो शुगर के लिए भी बता देता हूँ, हर किस्म के उसके हवाले से, ठीक है। पनीर डोडी ले लें आप, 3 मुट्ठी पनीर डोडी की ले लें। 6 पत्ते ले लें न्याज़बो के, ठीक है। 12 पत्ते ले लें आप सना मक्की के, ठीक है। 6 इंच के साइज़ के तकरीबन आप दारचीनी ले लें। 6 अदद लौंग ले लें, ठीक है। सना मक्की और 12 अदद इलायची लेनी छोटी। ये 7-8 चीज़ें हो गई। एंड पे आपने 12 पत्ते ताज़े लेने हैं धनिए के डंडियों समेत। 12 पत्ते ताज़े लेने हैं पुदीने के डंडी समेत। इन सब चीज़ों को रात को मिट्टी के बर्तन में डाल देना, रात को भिगो के रखना है। सुबह इसको अच्छे तरीके से मलना है। मलने के बाद इसको पुन लेना है। वो बोतल आपकी 1.5 लीटर की तैयार हो जाएगी। 6 गिलास में आपने रात को डिप करना है। बोतल आपने पूरे दिन में थोड़ा करके पीनी है। वो आपका मोटापा जो है उसको भी कम करेगा, आपकी वेस्कुलर डिजीज़ को भी बेहतरीन करेगा, आपके जो ब्लड प्रेशर है उसको भी नॉर्मलाइज़ करेगा, आपके जो असाबी मसाइल हैं उसको भी बेहतर करेगा। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख करके बनाया गया है। और जिगर की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए मैं आपको एक बेहतरीन नुस्खा बता देता हूँ, बताया भी हुआ है दोस्तों को। किसी भी किस्म का मसला हो, जैसे आप 5 महीने इस्तेमाल करते हैं, ये उससे भी एक बेहतरीन और अच्छा नुस्खा है, ठीक है। नुशादर उसमें आती है। मैं नुशादर थोड़ा सा उसके ख़िलाफ़ तो नहीं हूँ, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल से थोड़ा नुकसानदेह हो सकती है वो। उसके मुतबादिल एक चीज़ है, आपने ले लेना 60 ग्राम गुलाब की पत्ती, 40 ग्राम दमासा बूटी, 40 ग्राम सुंड, 40 ग्राम सफ़ेद और 40 ग्राम सना मक्की। ये 5 चीज़ें, गिनती की 5 चीज़ें, गुलाब की पत्ती, सुंड, सना मक्की, सौंफ और दमासा बूटी। ये 5 चीज़ों का आपने अच्छे तरीके से फाइन पाउडर करना है। 1 चम्मच बड़े वाला लेके इसको 2 गिलास पानी में पकाएं। पका कर 1 कप रह जाएगा,
उसमें अगर डेंगू बुखार हो, किसी भी किस्म का बुखार हो जो उतरता ना हो, वायरल बुखार, उसमें इसका 1 चम्मच आपने लेके 2 गिलास पानी में पकाना है। जब 1 कप रह जाए तो उस वक्त आपने चूल्हे पे होगा भी है, उसमें आपने एक लेमन निचोड़ देना। लेमन निचोड़ के उसको पुन छान के खाने से पहले 2 दफ़ा दिन में इस्तेमाल करें। आपकी कॉन्स्टिपेशन भी जाएगी, आपका बुखार भी जाएगा, आपका लीवर भी डिटॉक्स हो जाएगा। चाहे आपको फैटी लीवर है, लीवर ऑफ सोरियासिस है जी, आपको कैंसर हो गया जिगर का, हर मामले में आपको जो है ना ये आंखें बंद करके आप हर बंदे को इस्तेमाल करें। सबसे पहले जो मरीज़ आए उसके लीवर को डिटॉक्स करें। ये नुस्खा ऐसा नुस्खा है कि आपको डायबिटीज़ वाले भी इस पर, शुगर वाले, हर किस्म के पेशेंट जो है ना आप के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये 2 नुस्खे याद रखिएगा, आप अप्लाई कराएँ, इंशाल्लाह ताला ज़रूर आप याद करेंगे। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन कारआमद है बहुत ज़्यादा। आपने जो पहला नुस्खा बताया वो अक्सर बाद लोगों ने इस्तेमाल किया है, तो वो कहते हैं कि जब तक इस्तेमाल करते रहो हम ठीक रहते हैं, जैसे ही छोड़ते हैं ये तो जो आपने बताया ना, ये तक टोटका का जो उसके बेशुमार बड़े टका है इसमें कोई शक जी जी ये नहीं, ये टोटका नहीं है, ये रिसर्च है। बहुत अच्छे हैं। ये रिसर्च है, ये एक ऐसी रिसर्च नहीं है। आपको याद होगा, आप भी एक डॉक्टर साहब के पास गए थे, आपको याद होगा आप भी एक डॉक्टर साहब के पास गए थे पिछले दिनों में, कुछ 6-8 महीने पहले। आपने शुगर के हवाले से आप किसी एक डॉक्टर साहब के पास गए थे, नहीं गए, चलो शायद मेरी गलती है। हाँ, आप डॉक्टर इफ्तिखार के पास गए थे। खैर ये बात अब हम किसी और तरफ चली जाएगी। आपका क्या सवाल था? आपने जो पहला नुस्खा बताया ना, वहाँ लोग ये कहते हैं कि अगर हम इस्तेमाल करते रहें तो ठीक रहता है, जैसे ही छोड़ते हैं फ़ौरन तीसरे दिन बस उसी जगह पर खड़े हो जाते हैं। देखें, ये जो रिवर्स करने के लिए ना आपको 6 महीने से 1 साल का अरसा दरकार होता है अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए। ये हफ्ते 10 दिन की बात नहीं है, ठीक है। अब मैंने आपको कहा, अपने जो ग्लैंड सिस्टम है उसको आप बेहतर करें, जिगर को नॉर्मलाइज़ करें, ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज़ करें, इन सब चीज़ों को मैनेज करें, लाइफस्टाइल को मैनेज करें। कुछ अर्से के बाद आपके बॉडी के जो, जब आरबीसीज़ 3 महीने के बाद दोबारा चेंज होते हैं ना, तो आपकी पूरी बॉडी की रीफॉर्मेशन हो जाती है 3 महीने के अंदर। 3 महीने अगर आप टिक के परहेज़ कर लेना तो 3 महीने के बाद आपकी ऑटो इम्यून डिजीज़ जो है ना वो भी ख़त्म हो जाती है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन टिक के 3 महीने प्रॉपर परहेज़ करें, बड़ी से बड़ी ऑटो इम्यून की डिजीज़ है ना वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि 3 महीने बाद आपकी आरबीसीज़ पूरा खून ब्लड चेंज हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर। ये याद रखिएगा, थोड़ा सा लंबा अरसा दरकार है। खैर वक्त की किल्लत है, मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।